गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इनकम टैक्स में एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो बेसिक है, यानी यूनिट 1 को कवर करता है। हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आसानी से इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसका नाम है रेसिडेंसी एंड टैक्स लायबिलिटी, निवास स्थान और कर दायित्व की गणना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि निवासी कितने प्रकार का होता है। यदि हम एक व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति का जो निवासी है, निवासी का गणना एक दो प्रकार का, एक निवासी है और एक अनिवासी। इसको बोलते हैं रेसिडेंट और इसको बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। अब जब निवासी की बात करते हैं तो निवासी को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है साधारण निवासी और दूसरा होता है असाधारण निवासी। साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो या कोई भी हो, अन्य हो, सभी के लिए हमारे पास कुछ शर्त का होना बहुत जरूरी है। यदि हम उन शर्तों को ध्यान रखेंगे तभी हम उन प्रश्नों को क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। यहाँ पे जब हम आधार शर्त की बात करते हैं, आधार शर्त की बात करते हैं यानी बेसिक कंडीशन की बात करते हैं, तो बेसिक कंडीशन क्या क्या है, तो कम से कम मिनिमम 180 डेज इन इंडिया प्रीवियस ईयर, पिछले साल में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, पिछले साल को छोड़ करके उसके पहले 4 साल में, पिछले साल को छोड़ करके उसके पिछले 4 साल में वह कुल मिलाकर के 365 डेज इंडिया में रहता हो और पिछले साल कम से कम वो 60 दिन भारत में रहा हो। ठीक, इसके साथ साथ आधार शर्त है। आधार शर्त करने का मतलब क्या, ये आधार शर्त हो गया। इसके बाद एडिशनल अतिरिक्त शर्त, इसमें क्या बोला गया है, गत वर्ष से पूर्व यानी पिछले साल को छोड़ करके उससे और पहले 10 सालों में कम से कम वो 2 साल आ रहा है जा रहा है, वो 2 साल तक भारत में रहा हो। दूसरा, गत वर्ष से पूर्व 7 वर्ष में कुल मिलाकर के 730 दिन भारत में रहा हो, यानी पिछले साल को छोड़ करके उससे पहले 7 सालों में कम से कम वह 730 दिन भारत में रहा हो। इन दो शर्तों को, और इसमें से किसी इन दोनों को पूरा करता तो भी, और इसमें से कोई एक पूरा करता है और इन दोनों को पूरा कर लेता है, इसमें से कोई एक और इसमें से इन दोनों को पूरा कर लेता तो वह माना जाएगा साधारण निवासी। साधारण निवासी एक तरह से अगर भारत में पैदा हुआ हो तो भी वो साधारण निवासी माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जब हम निवास स्थान के आधार की बात करते हैं तो ये कंडीशन को हमको क्या करना होता है, फॉलो अप करना पड़ता है। दूसरा, असाधारण निवासी, जैसे बोलते हैं ना एनआरआई है, यानी जिनके दादा परदादा भारत में रहा हो, भारत में वो पैदा हुआ हो और भारत को छोड़कर अन्यत्र जाकर के बस गया हो। ठीक है, तो ये सामान्य तरह से ये एनआरआई कहलाता है ना। असाधारण निवासी, असाधारण निवासी होने के लिए इसमें कंडीशन बोला है, इन दो आधार शर्तों में किसी एक शर्त को पूरा करें। दो आधार शर्त में किसी एक शर्त को क्या करें, वो पूरा करे। उसके अलावा इन दोनों शर्त को पूरा न करता, इन दोनों में से किसी एक को पूरा करे और इन दोनों में से किसी को पूरा न कर पाए तो वह कहलाएगा असाधारण निवासी। ठीक, अब एक आता है अनिवासी। अनिवासी मतलब जो ए और बी यानी ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, दोनों कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है तो वह कहलाता है अनिवासी यानी विदेशी। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ ऐसे इनकम हैं जिस आय को हमें कौन कौन से हेडिंग के तहत कर योग्य आय के अंतर्गत गणना करना है और किसको कर योग्य आय के बाहर रखना है। तो ये टेबल बनाया गया है। अगर इस टेबल को अगर आप याद रखते हो तो आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो पहला, इनकम का कौन कौन से कैटेगरी है। दूसरा, ऑर्डिनरी साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला है, गत वर्ष में भारत में प्राप्त आय जो चाहे भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुआ हो, यानी पिछले साल हमको भारत में कोई इनकम प्राप्त हो गया है, चाहे वो हमको बाहर ही क्यों ना उसको एक्रूड हुआ हो, है ना, तो ये
तीनों में, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, नॉन ऑर्डिनरी हो और एनआर हो, नॉन रेसिडेंसी, तीनों में वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। दूसरा, आय जो गत वर्ष में भारत में प्राप्त समझी जाए, यानी ये माना लिया जाए कि हमको जो है भारत में रिसीव्ड हुआ है, चाहे भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुआ हो, एक्रूड भारत के भले बाहर हो, लेकिन उसको ये डीम्ड करेंगे, मानेंगे कि वो भारत में हमको क्या हुआ है, मिल गया है, तो भी वो तीनों में आएगा। इसके बाद गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उपार्जित समझी जाए, पिछले साल हमारे भारत में ड्यू एक्रूड हुआ है या एक्रूड होना है ऐसा माना जाए, चाहे भारत के बाहर प्राप्त हुई हो, चाहे वो उसका रिसीप्ट कहीं पे भी हो, हम ये मान लेंगे कि हमको भारत में वो एक्रूड हुआ है, चाहे मिला कहीं विदेश में भी क्यों ना मिला हो, ये चीज आएगा, तो ये तीनों में आएगा। इसके बाद यहां से बेसिक चीज, यहां तक तो तीनों में आ जाता है, इसमें 8 होता है, लेकिन एक सिमिलरिटी होने के कारण मैंने इसको एक को हटा दिया है। अब यहां से बेसिक चीज आ जाता है, भारत के बाहर प्राप्त हुआ है, यानी भारत में ना होकर के भारत के बाउंड्री लाइन के बाहर विदेशों में प्राप्त हुआ हो, तथा भारत के बाहर ही उपार्जित हुआ हो, और वो यहाँ एक्रूड ना हुआ हो, एक्रूड कहाँ हुआ, बाहर हुआ हो, परंतु भारत से नियंत्रित व्यापार से हुआ, लेकिन उसका कंट्रोल भारत से हो, यानी वो भारतीय व्यापार हो, वो उसका जो उदय हो कैसा हो, भारत के बिजनेस से हुआ हो, तो वो केवल 2 कंडीशन में आएगा, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएगा, और अनिवासी में वो बिल्कुल नहीं आएगा इस चीज को, यानी भारत से अगर कंट्रोल्ड है, भारत में से बाहर मिला हो और भारत के बाहर ही एक्रूड हुआ हो, तो वो यहाँ पे ना करके कहाँ आएगा, वो उसमें भारत ये विदेशी वाले में नहीं आएगा, बल्कि दोनों में आएगा। कब, जब भारत के बाहर, भारत के अंदर वो कंट्रोल हुआ। दूसरा, इसी से दूसरा रूप है, आय जो भारत के बाहर प्राप्त हुई हो और भारत के बाहर ही उपार्जित हुआ हो, बाहर ही मिला है और बाहर ही एक्रूड हुआ है, और नियंत्रण भारत के बाहर हुआ हो और उसका कंट्रोल भी भारत के बाहर हो, तो वो केवल और केवल इंडियन कंपनी वाले, इंडियन वाले रूल्स में आएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंस में, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंसी में नहीं आएगा। ये 2 चीज, भारत के अगर कंट्रोल है, बाहर मिला, बाहर ही एक्रूड हुआ, और भारत से बाहर, भारत के अंदर कंट्रोल है, तो 2 में आएगा, और भारत के बाहर प्राप्त हुआ, भारत के बाहर ही एक्रूड हुआ है, और वो कंट्रोल भी भारत से बाहर हो रहा है, तो केवल और केवल 1 में आएगा। ठीक है, ये। इसके बाद अन्य साधनों की आय जो भारत के बाहर प्राप्त हुई हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो भारत के बाहर क्या हुआ, मिला हो, तथा भारत के बाहर ही उपार्जित हो, उसका एक्रूड भी भारत के बाहर ही हुआ हो, जैसे पाकिस्तान या ब्रिटेन, इंग्लैंड, कहीं भी हमारा एग्रीकल्चर लैंड है और उससे हमको इनकम हो रहा है, और उस इनकम को वहीं पे हम खर्च कर दिए, तो वो केवल और केवल इंडिया वाले उसमें आएगा, ये ऑर्डिनरी में आएगा, इन दोनों में नहीं आएगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। इसके बाद एक होता है, पूर्व के वर्षों में भारत के बाहर प्राप्त हुआ तथा भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई आय जो गत वर्ष में भारत लाया गया है, पिछले साल को छोड़कर उससे और पहले के जो वर्ष है उसमें जो इनकम है उसमें मिला हुआ है, और भारत इस साल लाया गया, तो इस पे किसी में भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इस इनकम को हम पिछले साल का इनकम नहीं मानते, और टैक्स कब लगता है, प्रीवियस ईयर के इनकम में लगता है। ठीक है, अनटैक्स्ड इनकम की बात करें या भूत के जो पैसा है वो हमारे यहाँ भारत लाया गया है, तो ऐसे चीज में किसी में भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। अगर इस टेबल को अगर आप याद रखते हो तो समझ लो आपका पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से एकदम पढ़िए। जहां कुछ भी ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ हमें दिक्कत हो रहा है, तो उसके बारे में फिर आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, प्रश्न भी कोशिश किया जा रहा है कि प्रश्न भी इसमें सॉल्व करवा दिया जाए। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताइए, अपना कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, है ना। धन्यवाद।